मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे पुस्तकों में बाजार नियंत्रण के स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार भी हेडलाइन रखी जाती है। आज के इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण क्या था और उसने किस प्रकार से उस बाजार नियंत्रण को लागू किया और वह सल्तनत के किन किन भागों में लागू था, उसका उद्देश्य क्या था और ये क्या कितना किस मात्रा तक ये सफल रहा। इन समस्त अवयवों का अध्ययन हम आज के इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। बाजार नियंत्रण के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी में बाजार में उपलब्ध होने वाली लगभग समस्त वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए और उन निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर बेचने पर कड़ा दंड दिए जाने की व्यवस्था की। और यह बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, इसके अध्ययन हम बाजार नियंत्रण के उद्देश्य के अंतर्गत करेंगे। आखिर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार का नियंत्रण का उद्देश्य था क्या? बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल स्थायी सेना की ज़रूरत थी और ये विशाल स्थायी सेना उसके दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक थी। प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक साम्राज्यवादी शासक था और उसका सपना था कि वह सिकंदर की तरह विश्व विजय करे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसने समस्त भारत पर अधिकार करने का संकल्प लिया और उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ऊपर विजय अभियान भेजे। इन सैन्य अभियानों की पूर्ति के लिए, सफलता के लिए उसे बड़ी मात्रा में सेना की आवश्यकता थी और इस विशाल सेना के लिए जो साजो सामान, उनके जो व्यय है, खर्चे हैं, उनको बनाए रखना एक बड़ी समस्या थी। दूसरा, विशाल सेना की आवश्यकता अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए भी थी कि अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मंगोलों के लगातार आक्रमण हुए, तो उन आक्रमणों से भी बचना था अलाउद्दीन खिलजी को और साथ साथ साम्राज्य विस्तार भी करना था। और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना, स्थायी सेना का निर्माण किया था। अब उस विशाल और स्थायी सेना के सैनिकों को दो ही तरीके से उनके धन की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती थी। या तो उनका वेतन बढ़ा दिया जाए या फिर उनको जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो कम मूल्य पर प्राप्त हो सके। चूँकि वेतन बढ़ाने के लिए जो धन की आवश्यकता थी वो उतना राजकोष में लंबे समय तक दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी जो उपाय था उस दूसरे उपाय का अनुसरण किया और उसने दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक सभी चीज़ों के भाव निर्धारित कर दिए जो सामान्यतः प्रचलित बाजार भावों से कम थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। बरनी भी यही कहता है कि सुल्तान ने
विशाल सेना के खर्चे की समस्या को हल करने के लिए ये बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी। सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लागू की गई इस व्यवस्था का लाभ दिल्ली की आम जनता भी उठा सकती थी, जैसे कि बरनी के अनेक वृत्तांतों से हमें संकेत मिलता है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य विशाल स्थायी सेना की जो सैन्य आवश्यकताएं थी उनके साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की, क्या वह दिल्ली यानी राजधानी तक सीमित थी या संपूर्ण राज्य में लागू थी? इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बनारसी दास सक्सेना का मानना है कि ये व्यवस्था संपूर्ण राज्य में लागू थी और इसके विपरीत प्रोफेसर मोरलैंड और के.एस. लाल का ये मानना है कि ये व्यवस्था केवल दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू थी। यदि हम बरनी के बाजार नियंत्रण से संबंधित विभिन्न उल्लेखों का गहराई से अध्ययन करें तो हमें महसूस होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी वह दिल्ली तक ही सीमित थी। जिस प्रकार का बाजार नियंत्रण के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए भी बाजार नियंत्रण संपूर्ण देश में लागू करना संभव नहीं था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी वह केवल दिल्ली तक ही सीमित थी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था कब लागू की, इसके बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मंगोलों के निरंतर आक्रमण के बाद जब 1303 ईस्वी में मंगोल नेता तारगी का दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण हुआ और उसने घेरा डाल लिया दिल्ली का और बाहर से खाद्य सामग्री उसने पहुंचने से रोक लगा दी, तो दिल्ली में खाद्यान्न की भयंकर कमी हो गई। और इस कड़े अनुभव के बाद, इस बुरे अनुभव के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का निर्णय लिया। तो ये माना जाता है कि 1303 ईस्वी में तारगी के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था कहाँ लागू थी इसका, और साथ ही कि बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने कब लागू की, इसका अध्ययन करने के बाद अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के प्रमुख तत्वों का अध्ययन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण को हम कुछ मूलभूत तत्वों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहला था कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए। इन वस्तुओं में अनाज, कपड़ा, मवेशी, मावे, मतलब दैनिक आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं थी उनमें से अधिकांश वस्तुओं के मूल्य अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित कर दिए। बरनी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़शाही में अनेक वस्तुओं के मूल्यों का वर्णन किया है। उनकी दरें जो निर्धारित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उनका उल्लेख उसने किया है। उदाहरण के लिए गेहूं की जो दर थी
व देर 7.5 जीतल प्रतिमन, जो कि 4 जीतल प्रतिमन, चावल की 5 जीतल प्रतिमन, घी 1 रुपये 1 जीतल प्रति 2.5 सेर, और इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की भी उसने दरें निश्चित कर दी। यहाँ ये जानना उपयोगी रहेगा कि जीतल क्या था। जीतल एक तांबे का सिक्का था जिसका वजन 1 तोला होता था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इन समस्त वस्तुओं की जो कीमत थी वो कीमत निर्धारित कर दी। खाद्यान्नों की तरह कपड़ों की भी कीमत निर्धारित कर दी, और साथ ही मवेशियों जिनमें घोड़े, गाय, भैंस और दास भी शामिल थे, उनकी भी कीमत निर्धारित कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वोत्तम घोड़े की कीमत 100 से 200 टका, दूसरी श्रेणी के घोड़े की कीमत 80 से 90 टका, और तीसरी श्रेणी की घोड़े की कीमत 65 से 70 टका निर्धारित कर दी गई। इसी प्रकार एक गाय की कीमत 3 से 4 टंके और भैंस की कीमत 10 से 12 टंके निश्चित कर दी गई। दिल्ली सल्तनत के काल में दास व्यवस्था, दास प्रथा भी प्रचलन में थी, और इनका भी क्रय विक्रय अन्य सामानों की तरह किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दासों में एक साधारण लड़की की कीमत 5 से 12 टका, सुंदर लड़की की कीमत 20 से 40 टका, साधारण लड़के की कीमत 7 से 8 टका इस प्रकार से निर्धारित कर दी। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक आवश्यकताओं के अधिकांश वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी, और इन निश्चित कर दिया गया कि इन कीमतों से ऊपर कोई भी व्यापारी दाम लेकर सामान के विक्रय नहीं करेगा। बाजार नियंत्रण का दूसरा मुख्य तत्व था अलग अलग बाजारों का निर्धारण। अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी या अनाज के लिए अलग बाजार का निर्धारण कर दिया। निर्मित वस्तु या कपड़ा बाजार के लिए एक अलग बाजार निर्धारित कर दिया जिसे सराय ए दल कहा जाता था, और इसी प्रकार मवेशियों, दासों के क्रय विक्रय के लिए एक अलग से बाजार का निर्धारण उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार अलग अलग जो जिन्सों या हम कहें कि कीमतों के वर्गों के अनुसार, सामान के वर्गों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग बाज़ारों का निर्धारण कर दिया। बाज़ारों पर नियंत्रण और दंड की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। बाज़ार में वस्तुओं की जो आपूर्ति थी वो आसानी से उपलब्ध हो सके, इस कार्य के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति का निर्धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने थोक घुमक्कड़ व्यापारी नियुक्त किए जो बाहर से सभी आवश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते थे, और एक निश्चित मात्रा में लाभ का अंश जोड़कर वह वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों को लाकर बेचते थे। दिल्ली में इस प्रकार से 2 प्रकार के व्यापारी बने, एक वो जो स्थायी रूप से दिल्ली में जिनकी दुकानें थी, और दूसरे जो घुमक्कड़ व्यापारी थे जो बाहर से सामान लाकर इन दुकानदारों को बेचते थे। प्रत्येक व्यापारी को जो सहना यानी जो बाज़ार का अधिकारी होता था उसके यहाँ नाम दर्ज करवाना पड़ता था, और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वो कीमत व्यापारी को बेचनी पड़ती थी। घुमक्कड़ व्यापारियों को
अनाज सुचारू रूप से मिलता रहे, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के समस्त दंडाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को यह आदेश देकर लिखित में करार ले लिया कि वे कृषकों से उपज का 50% भू राजस्व एकत्रित करेंगे और वो भू राजस्व एकत्र करके घुमक्कड़ व्यापारियों के माध्यम से दिल्ली में लाकर उनको व्यापारियों को बेचा जाएगा। अकाल आदि को ध्यान में रखकर सुल्तान ने दिल्ली में अनेक शासकीय अन्न भंडार बनवाए जो अन्न से भरे रहते थे। ऐसे भी प्रमाण हैं कि आकस्मिक आपदा से निपटने के लिए सुल्तान ने राशनिंग व्यवस्था भी की थी ताकि प्रत्येक परिवार को आवश्यकता के समय अन्न मिल सके। ऐसा ही एक अन्न भंडार राजस्थान के झाइन में भी था। बाजार पर नियंत्रण करने के लिए जैसा सहनाई मंडी के द्वारा किया जाता था, वैसे ही सराय अदल जिसे निर्मित वस्तुओं का बाज़ार कहा जाता था। इस बाज़ार में चूँकि बहुत सारी वस्तुएं अधिक महंगी भी होती थी, इसलिए उनकी खरीद फरोख्त करने के लिए सरकार उन्हें व्यापारियों को सब्सिडी देती थी। तो ये एक प्रकार से सरकारी सहायता प्राप्त बाज़ार था जिसमें व्यापारियों को सरकार द्वारा अग्रिम धनराशि आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती थी। बहुमूल्य वस्तुओं जिसमें सुनहरी जरी, देवगिरी रेशम, दिल्ली की रेशम जिसे खुज्जे दिल्ली कहा जाता था, कंजमावरी, तबरेज आदि की खरीद करने के लिए परवाना नवीस यानी एक परमिट देने वाले अधिकारी से परमिट लेना पड़ता था और ये परमिट व्यक्तियों को उनके आय के आधार पर दिया जाता था। इस प्रकार की सामग्री खरीदने वाले व्यक्तियों को परिचय पत्र देखकर ही उनके आय के आधार पर परमिट के अनुसार बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने की अनुमति प्रदान की जाती थी। बाजार पर नियंत्रण करने के लिए, ये देखने के लिए कि व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों ने अपना नाम दर्ज करा दिया है और ये कि निर्धारित वस्तुओं की सूची सभी जगह स्थापित कर दी गई है और ये कि बाज़ार में निर्धारित दरों पर ही सामान की बिक्री हो रही है। इसके लिए बाज़ार निरीक्षक लागू किए गए और ये बाज़ार निरीक्षक जगह जगह घूम घूम कर देखते थे कि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री नहीं करे। इसी प्रकार प्रत्येक बाज़ार के लिए बाज़ार अधीक्षक जिसे सहना कहा जाता था, उस सहना की नियुक्ति की गई। जैसे मंडी या जिसे गल्ला अर्थात अनाज बाज़ार कहा जाता था, उसे सहनाई मंडी कहा जाता था और इस सहनाई मंडी को एक विस्तृत अधिकार दिए गए थे कि वह मूल्य नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कड़े से कड़े दंड दे और कड़ी से कड़ी निगरानी रखे। और इस प्रकार की जो सहना थे उनको दिए गए व्यापक अधिकारों के परिणाम स्वरूप ये कड़ा दंड गलती करने वाले अधिकारियों को देते थे। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अनेक गुप्तचर जिन्हें मुनियान कहा जाता था उनकी भी नियुक्ति की गई थी। हालांकि इनका दर्जा सेना से नीचा होता था, परंतु ये सीधी रिपोर्ट सेना को नहीं करते थे, बल्कि सीधी रिपोर्ट सुल्तान को करते थे
इसलिए सेना के ऊपर भी एक नियंत्रण होता था कि वो अच्छे तरह से और भ्रष्टाचार मुक्त बाजार व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की उसको लागू करे। तो इस प्रकार बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तृत व्यवस्था की और ये इस प्रकार की भी व्यवस्था की कि छोटे बच्चों को भेजकर सामान मंगवाया जाता था सेना के द्वारा, ये देखने के लिए कि क्या व्यापारी सुल्तान द्वारा निर्धारित नीति का पालन करते हैं या नहीं करते। बाजार नियंत्रण को लागू करने के लिए कड़ा दंड देने का प्रावधान रखा गया। यदि कोई दुकानदार कम सामान तोलता था तो उसका उतना ही मांस खींच लिया जाता था और भ्रष्टाचार करने वाले व्यापारी को खुलेआम सबके सामने कोड़ों से पीटा जाता था। और जैसा हमने चर्चा की कि छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर सेना के द्वारा बाज़ारों में भेजा जाता था, जिससे ये पता चल सके कि किस प्रकार बाज़ार में व्यापारी निर्धारित मूल्य पर सामान बेचते हैं कि नहीं बेचते। सुल्तान ने बाज़ार नियंत्रण के लिए एक पूरा प्रशासनिक ढांचा निर्मित किया। दीवान रियासत, जिसे बाज़ार का महानिरीक्षक कहा जाता था, वो इसका संपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी होता था। और इसके अलावा फिर अलग अलग बाज़ारों में सेनाओं की नियुक्ति की गई और दीवान रियासत की सहायता के लिए अनेक मुहतसिब, जिन्हें सेंसर कहा जाता था, नाजिर जो नापतोल अधिकारी थे, ये भी नियुक्त किए गए। और इस प्रकार इन अधिकारियों के द्वारा और अपने गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण को बनाए रखने की व्यवस्था की और इसके लिए कठोर दंड देने के प्रावधान ने बाज़ार व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने में मदद की। अलाउद्दीन खिलजी जब तक जीवित रहा उसका बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था सफलतापूर्वक चलती रही। कहीं ऐसा लगा नहीं कि उसकी इस व्यवस्था में कोई विचलन आया हो, परंतु उसकी मृत्यु के साथ ही ये व्यवस्था बंद हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने राज्यारोहण के तुरंत बाद इसे बंद कर दिया। आखिर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के परिणाम क्या निकले? यदि हम व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य को कोई विशेष प्रोत्साहन इसमें नहीं मिला, क्योंकि इसमें व्यापारियों को जो पर्याप्त लाभ नहीं लेने दिया जाता था और इससे चूँकि व्यापारियों को लाभ ज़्यादा होता नहीं था, इसलिए वो व्यापार वाणिज्य के विस्तार के लिए कोई विशेष रुचि नहीं लेते थे। इसके साथ साथ कृषकों को भी, खासकर दोआब के कृषकों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इन कृषकों को अपनी उपज का 50% भाग एक निश्चित कीमत पर घुमक्कड़ व्यापारियों को बेचना पड़ता था। तो इससे ही उन्हें अधिक मूल्य पर सामान बेचने के अवसरों को त्यागना पड़ा और उनके लाभ की मात्रा कम हुई। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की नीति थी वो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कष्टदायक और अलाभकारी थी। केवल जो सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह निश्चित ही सफल रही। और यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी जब तक जीवित रहा, चूँकि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक विशेष ढांचे के और विशेष नियंत्रण की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए ये जटिल कार्य हर किसी सुल्तान के लिए बस का नहीं था। और जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु हुई, उसके उत्तराधिकारी ने इस व्यवस्था का परित्याग कर दिया। तो आशा है आज के इस टॉपिक में आप अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्धारित बाजार नियंत्रण की नीति को समझने में सफल रहे होंगे। धन्यवाद।